Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज को भी हम आज कंसिडर करेंगे। एक्सरसाइज को करने से पहले लास्ट के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हमको नोट डाउन करने हैं बच्चों, उनको भी हम आज की क्लास में नोट डाउन करेंगे। मेनली आज की क्लास में हमारा फोकस इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में हम लोगों ने जो कुछ सीखा वो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि जो जो छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई थी उनको आप जरूर नोट डाउन अपनी नोटबुक में रखें और उनको कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले लास्ट के जो 2 टॉपिक्स थे जिसमें कि हम देख रहे थे डेली लाइफ में उपचयन किस प्रकार से होता है, यानी ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, वो उसके लिए 2 फिनोमिनाज हमने देखे थे। पहला फिनोमिना है संक्षारण, दूसरा फिनोमिना है विकृत गंधिता। पहला फिनोमिना है कोरोजन, सेकंड फिनोमिना इज रैंसिडिटी। संक्षारण में मैंने आपको बताया था जब कोई धातु पर जंग लगता है तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। और इसमें हमने धातु जैसे अनेक धातु जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, इन पर जंग लगना हमने ये देखा था कि हम देखते हैं अपने अमूमन आसपास कि जब कोई लोहे की वस्तु होती है तो उस पर जंग लगता है। जब कोई तांबे की, जब किसी ने चांदी की अंगूठी पहनी हो या फिर चांदी की चेन पहनी हो, चांदी का आभूषण पहना हो, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो काला पड़ जाता है। वो इस संक्षारण की प्रक्रिया के कारण ही है। इसके अलावा विकृत गंधिता में हमने देखा था कि जब हम तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ बनाते हैं, कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ बनाते हैं जो ज्यादा तले हुए होते हैं, ज्यादा भुने हुए होते हैं, इनमें कुछ समय के बाद यदि इनको रख दिया जाए तो इनकी गंध बदल जाती है। इस घटना को विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक को हम आज करते हैं कंटिन्यू। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पहले करते हैं नोट डाउन और फिर सीधे चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्दी होंगे एंड बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे, कॉपी और पेन आपके हाथ में होगा। आप अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए स्टूडेंट्स। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले 2 टॉपिक्स को जो कि कल की क्लास में, अपनी पिछली क्लास में हमने छोड़ दिए थे। दैनिक जीवन में उपचयन, जिसमें आप नंबर 1 हेडिंग डालिए संक्षारण। संक्षारण संक्षारण की घटना में हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। संक्षारण हम कब कहते हैं कि संक्षारित हुई है वस्तु, जब कोई धातु, जैसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि वायु एवं नमी के संपर्क में आती है तो यह खराब होने लगती है। तो यह खराब होने लगती है। इसे
धातु का संक्षारित होना कहते हैं। एवं यह घटना संक्षारण कहलाती है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो संक्षारण क्या हो गया? जब हमारे पास कोई धातु की बनी हुई वस्तु होगी तो वो वायु अथवा नमी के संपर्क में आएगी तो धीरे धीरे वो खराब होने लगेगी, है ना। तो हम इसे कहेंगे कि धातु संक्षारित हो रही है और इस घटना को हम लोग कहेंगे संक्षारण। ठीक है, तो इसमें जो वस्तुओं खराब होती हैं वो एसिड यानी अम्ल, जो मेन चीज है जो वस्तु को खराब कर सकती है वो है एसिड है, मॉइस्चर है, एक्सेट्रा। ये चीजें जो है वह धातु को खराब कर सकती हैं। एसिड मतलब अम्ल होगा, जैसे कोई प्रबल अम्ल होगा तो वो भी धातु को खराब कर सकता है। मॉइस्चर मतलब आर्द्रता या नमी कह लीजिए इसको, ठीक है, आदि। तो ये सभी चीजें क्या है, वस्तु को संक्षारित करने का काम करती हैं। ठीक है ना। तो सॉरी, आप इसे लिख सकते हैं कोरोजन से क्या होता है, संक्षारण के कारण कार, पुल, लोहे की रेलिंग्स, कॉमा, जहाज आदि खराब होने लगते हैं। क्यों होने लगते होंगे? क्योंकि ये सभी क्या हैं, ये सभी धातु की बनी हुई है। ये सभी क्या है, धातु की बनी हुई है और ये सभी किसी न किसी कारण वायु और नमी के संपर्क में। देखो पुल कहाँ पर बनता है, जहां पर नीचे पानी होता है ना। तो पानी है मतलब पुल जो है, पुल के ऊपर बरसात वगैरह गिरेगी तो ये पानी के संपर्क में आ सकता है और वायु के संपर्क में तो है ही। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी चीजें जो है इनके खराब होने का खतरा है। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आपके घर में लोहे की बनी हुई कोई वस्तु लाई जाती है यूज करने के लिए, जैसे लोहे की रेलिंग्स हैं, तो उस पर आप लोग पेंट लगाते हैं। ठीक है, पेंट लगाने का क्या कारण है? पेंट लगाने का कारण ये है कि वो जो धातु है उसको वायु और नमी के संपर्क में न आने दिया जाए, है ना। पेंट की जो लेयर आप लगाते हैं, पेंट की जो परत आप उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, वो उस धातु को वायु और नमी से दूर रखता है। ठीक है, तो जो वायु और नमी है वो किसके संपर्क में आती है? पेंट के। तो पेंट खराब नहीं होता है और उसके अंदर की जो धातु है वो सुरक्षित रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो संक्षारण है वो इनमें किस किस प्रकार से होता है। तो तीनों धातु मैंने जो यहाँ पे लिखी है इनके बारे में लिख लेता हूँ कि सबसे पहले जो लोहा है, लोहा यानी आयरन, आयरन में लाल भूरे रंग की परत हम देखते हैं, लाल भूरे रंग के जंग लगता है, लाल भूरे रंग का जंग। ठीक है, और अगर तांबे की बात की जाए, कॉपर की बात की जाए, तो इसमें हरे रंग की परत हमको देखने को मिलती है। और अगर आखिर में बात करी जाए चांदी की, चांदी में काले रंग की परत का निर्माण हो जाता है।
ठीक है। तो ये संक्षारण आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास लोहे के बनी से बहुत सारी वस्तुएं जिनमें जंग लगा रहता है। तांबा देखते होंगे आप, तो तांबे के आपके जो पूजा पूजा पाठ करते हैं उनके घर में जो बर्तन होते हैं पूजा पाठ वाले, वो तांबे के बने होते हैं। तो उनके अंदर आप देखना हरे रंग की परत, आपको ग्रीन ग्रीन कलर की परत लेयर दिख जाएगी। चांदी, आप चांदी के आभूषण बहुत सारे लोग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, गले में चेन पहनते हैं। तो चांदी की जो चीजें हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम बाद वो काले पड़ने लग जाते हैं, और उसको साफ कर दिया जाए तो फिर से चांदी चमकने लगती है। तो ये काले रंग की परत और कुछ नहीं बल्कि उसमें संक्षारण है। ठीक है, तो ये हो गया संक्षारण। इसको आप पूरा शब्दों में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक। नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर पर डिस्कस करने जा रहे हैं रेंसिडिटी, यानी विकृत गंधिता। रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में देखिए बच्चों, विकृत गंधिता में क्या होता है। विकृत गंधिता में आप नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे कि विकृत गंधिता में तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे जाने पर अपना स्वाद व गंध बदल देते हैं। ठीक है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे जाने पर अपना स्वाद व गंध बदल देते हैं। इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। तो विकृत गंधिता कौन सा गुण हो गया? जब तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होंगे ये लंबे समय तक रखे जाएंगे और ये अपना स्वाद व गंध बदल देंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर विकृत गंधिता हो रही है। ठीक है, अब विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए, इससे बचने के लिए कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए खाद्य पदार्थों को ढक्कन लगे बर्तनों में इसमें 2-3 पॉइंट लिखिए। नंबर 1, खाद्य पदार्थों को ढक्कन बंद बर्तनों में रखकर, कॉमा। नंबर 2, ढक्कन बंद बर्तनों में रखकर, कॉमा। नंबर 2, प्रति ऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब हुआ? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन के जुड़ने को रोकते हैं। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? उपचयन। वास्तव में ये काम हो क्यों रहा है? वास्तव में ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जा रहे हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जा रहे हैं। उपचयित होने के कारण उनके स्वाद और गंध बदल जा रहे हैं। तो हम उनको उपचयन से ही रोक दें। उपचयन से रोकने का क्या तरीका है?
उपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हम ऑक्सीजन ना जुड़ने दें तो हम प्रति ऑक्सीकारक मिलाएंगे जो कि ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देते। ठीक है, तो प्रति ऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स हमने मिलाए, प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर। तो ये दो काम है जिनसे हम खाद्य पदार्थों को के लिए इससे बचने के लिए खाद्य पदार्थों को ढक्कन बंद बर्तनों में रखकर प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर रखा जाता है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से हमने कैसे बचा है। अब एक और आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इससे क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से जब आप ढक्कन बंद बर्तनों में खाने को रखेंगे तो उससे ऑक्सीकरण यानी उपचयन की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और वस्तु जो है ज्यादा लंबे टाइम तक आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। आपने देखा है जब आप चिप्स खाते हैं, ठीक है, तो चिप्स की थैली में आप देखते हैं जब आप दुकान से लाते हैं तो उसमें गैस भरी होती है। चिप्स की थैली में गैस भरी होती है, आप उसको खोलते हैं, वो गैस बाहर निकलती है, तब आप खाते हैं। तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। पहली बात तो आप इस बात को ध्यान रखें, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट है, प्रतिऑक्सीकारक है। आप जरा ध्यान से देखिए, चिप्स क्या है? चिप्स जो है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ है या नहीं है? चिप्स को हम तेल में तलते हैं। अब आप सोचिए, जब चिप्स बनाने वाली कंपनी ने चिप्स को पैक किया होगा तो उसके कितने दिनों तक तो वो गोदाम में रही होगी, फिर उसके बाद कितने दिनों बाद वो आपके पास पहुंची होगी और आपने दुकान में आने के कितने दिनों बाद उसको लिया होगा। तो इतने लंबे समय तक अगर उसको ऐसे ही रखा जाता तो चिप्स तो कब का खराब हो जाते हैं ना, उनमें विकृत गंधिता हो जाती। लेकिन हमने क्या करा, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी, चिप्स की थैली के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं है मतलब वो उपचयित नहीं हो सकता, और उपचयित नहीं होगा तो विकृत गंधिता नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो चिप्स भरने वाले हैं, ये चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि चिप्स विकृत गंधी होने से बचे। तो आप अगर चिप्स लेने जा रहे हैं और एक आपको पैकेट ऐसा दिखता है कि जिसकी थैली में छेद है, जिसके अंदर गैस नहीं है, तो आपको उस चिप्स को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो विकृत गंधी हो चुके हों, हो सकता है कि उनके स्वाद और गंध बदल चुके हों, तो आपको वो खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि चिप्स जो है विकृत गंधी होने से बचाना है उन्हें। ठीक हो गया? तो ये पॉइंट थे बच्चों आज के दो जो हमारे रह गए थे अपनी पिछली क्लास में। अब जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, तो ये है अभ्यास की एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास। इसमें क्या पहला पॉइंट जो दिया गया है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूं। ठीक है, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? असत्य कौन सा कथन है? तो असत्य पहले आपको अभिक्रिया देखो, 2PbO प्लस कार्बन प्लस 2 गिव्स 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Pb मतलब लेड, तो लेड ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया है, हमको लेड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक हो गया? अब
नीचे ऑप्शंस पढ़िए आप, नीचे ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन में नंबर 1 ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन में नंबर 1 ऑप्शन लिखा हुआ है, नंबर 1 ऑप्शन जो है ओके ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है कि शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा मतलब लेड, ओके, शीशा मतलब पीबी की बात करी जा रही है, पीबी अपचयित हो रहा है, ठीक है। नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो पहले देखिए शीशा अपचयित हो रहा है, अपचयित होने का मतलब, अपचयित मतलब ऑक्सीजन का हटना। तो आप देखिए अभिक्रिया के पहले यहां पर पीबी के साथ क्या है, ओ है, ठीक है। अब आप देखिए कि अभिक्रिया के बाद पीबी से ओ हट चुका है, तो सही बात है, शीशा तो अपचयित हो रहा है, उससे ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब ये सत्य है, ठीक है। इस पर हम राइट का टिक लगा देते हैं, जो सत्य है उस पर हम राइट का टिक लगा देंगे, इस पर राइट का टिक लगा दिया, ठीक। अब सेकंड पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ। तो यहां पर अपचयित कौन लिखा हुआ, क्या है? उपचयित कौन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। इधर क्या हमारे पास लेड ऑक्साइड है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है ना इस तरफ। ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। बात को समझे, कार्बन डाइऑक्साइड तो इस तरफ है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद में है। अभिकारक में कौन कौन है? अभिकारक में कार्बन है और लेड ऑक्साइड है। तो ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, उपचयित नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अभिकारक में है नहीं, तो ये असत्य है, ठीक है, हमको असत्य मिल गया। तीसरा चेक करते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है कार्बन अपचयित हो रहा है या उपचयित हो रहा है। आई थिंक ये इसमें मिस प्रिंट है, चलिए जो हमको दिख रहा है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयित मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या? बिल्कुल जुड़ रहा है। इधर कार्बन अकेला है और इधर उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। एक मिनट पहले इसको मिटा लेते हैं, काफी सारा यहाँ पर लाइंस हो गई तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, मतलब कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है, गुड। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसीलिए कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी राइट है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, ये कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक। अब इसके बाद लास्ट जो है, लास्ट ऑप्शन इज लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड ये रहा और यहाँ पर ये क्या बन गया? लेड। तो अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन थी इसके साथ और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन भी राइट है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए एवं बी, ए एवं सी, ए बी सी और सभी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, लास्ट वाला जो डी वाला ऑप्शन है इसको जरा एक बार दोबारा पढ़ेंगे। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अपचयित कौन हो रहा है? शीशा। अच्छा, ऊपर हमने देखा था अपचयित शीशा हो रहा था, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब नीचे मैच कीजिए, कौन बी एवं डी वाला कौन सा ऑप्शन है? बी एवं डी वाला कौन सा ऑप्शन है? बी एवं डी वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है छांटना था हमें, तो बी एवं डी। इसीलिए क्योंकि इसमें एक मिसप्रिंट है बच्चों, यहाँ पर अपचयित होना चाहिए था, कार्बन अपचयित हो रहा है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन समझ लीजिए, एग्जाम में मिसप्रिंट नहीं आएगी, मिसप्रिंट आएगी तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? उपचयित होना अपचयित होना कैसे पता लगेगा? अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयित हो रहा है और अगर ऑक्सीजन हटा तो अपचयित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अभिकारक में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक रिएक्शन लिखी हुई है, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। आयरन ऑक्साइड है और उसके साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है और आयरन हमको अलग से देखने को मिल रहा है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमको देखने को मिल रहा है, आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड था और यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, मतलब
आयरन की जगह किसने ले ली? एल्यूमिनियम ने ले ली। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर लेता है तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए? ठीक है, गुड। पहले क्वेश्चन को जो डाउट है आपको, मुझे लग रहा है पहले क्वेश्चन के ऊपर कुछ डाउट है, तो उसको हम क्लियर कर लेंगे, उसको हम क्लियर कर लेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ा बहुत। हाँ, चलिए नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता, पहले क्वेश्चन के ऊपर ऐसे आता हूं मैं, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा सत्य ये और ये आ रहा था, ये और ये असत्य आ रहा था, तो ए एवं सी हमारा आंसर होता। अगर यहाँ लिखा होता कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ असत्य कौन सा है, तो असत्य वाला हमारा ऑप्शन बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आई थिंक आप पढ़ पा रहे होंगे। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। जब लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? तो ये रहा लोहे का चूर्ण, लोहे के चूर्ण में क्या होगा? लोहा होगा, उसके ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला मतलब HCl डाला। तो जब ये अभिक्रिया होती है, जब ये अभिक्रिया होती है लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर FeCl3 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो आयरन का क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आयरन का क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है, ए ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, गुड। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये मैंने आपको बताया। संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें उत्पादों, अभिकारक एवं उत्पाद के दोनों तरफ से जो प्रत्येक तत्व है उसके प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अभिकारक एवं उत्पाद के दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, याद रहेगा? ठीक है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये रहा और नाइट्रोजन ये रहा और अमोनिया बन गया NH3। इस प्रकार से होती है पहली अभिक्रिया। इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 3 कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बनाता है, ये पहले का आंसर है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, इतना पढ़ूंगा मैं सिर्फ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2S और वायु में दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। वायु में दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। क्या बनता है? जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल हो गया H2O, सॉरी जल को हम बाद में लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल H2O। अभी अभिक्रिया संतुलित कर लीजिए, ये समीकरण संतुलित कर लीजिए। ये समीकरण संतुलित किस प्रकार से करेंगे आप? ओके, ठीक है, तो H2S प्लस O2 गिव्स SO2 प्लस H2O। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर दीजिए और 3 2 6, 2 और 1 3, यहाँ 3 कर दीजिए, सॉरी 4 कर दीजिए, है ना? ओके ओके, वेट अ मिनट, यहाँ 2 कर दीजिए, 2 2 4 और 2 6। ठीक, तो आई थिंक ये समीकरण संतुलित हो चुकी है। इस प्रकार से होगी समीकरण, 2 twice H2S प्लस thrice O2 gives twice SO2 प्लस twice H2O। ठीक, तो ये समीकरण संतुलित हो गई है और ये अभिक्रिया इस प्रकार से लिखी जाएगी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कौन करता है? बेरियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2 SO4 का होल थ्राइस, इसके साथ अभिक्रिया कौन करता है? इसके साथ अभिक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड। ओके, तो बेरियम क्लोराइड
बेरियम क्लोराइड BaCl2 की अभिक्रिया होती है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप BaSO4 और अवक्षेप के ऊपर कौन सा निशान लगाते हैं, ऐसा नीचे वाला एरो, और क्या बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये हो गई आपकी अभिक्रिया, ठीक है। BaSO4 प्लस AlCl3 बनेगा। अब इसको संतुलित कर लीजिए। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो ये संतुलित हो जाएगी। ओके, ठीक है। Ba, ओके, यहाँ भी 3 लगा दीजिए। चलिए, तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पहले आधा पढ़ते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया, तो पोटेशियम धातु और जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH और हाइड्रोजन गैस मतलब H2। गैस है तो ऊपर का निशान लगाएंगे, ठीक है। गैस है तो ऊपर वाला एरो लगाएंगे। इसको संतुलित कर लीजिए, तो ट्वाइस कर लेते हैं इसे ट्वाइस कर लेते हैं, और इसे भी ट्वाइस कर लेते हैं। तो आई थिंक ये बैलेंस हो जाएगी। देखिए, समीकरण संतुलित करना मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और ये बोला था कि समीकरण संतुलित करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करना। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 4 या 5 सेकंड लगेंगे समीकरण को संतुलित करने में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। समय की कमी के कारण आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और अगली क्लास को ठीक यहीं से करेंगे स्टार्ट। आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई, मैं उम्मीद करता हूं आपको उनको सीखने में मजा आया होगा, और आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगली क्लास में हम एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ करेंगे शुरुआत। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप घर से एक बार इसको जरूर रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।